तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर अभिनव में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनव दुबे। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का पार्ट नंबर 3। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले इसी से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और रेशनल इरेशनल नंबर्स भी समझेंगे। इसके बीच हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज पेपर और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आपको देखना नहीं, ये मूवी नहीं चल रही है। ठीक है, आपको देखना है, उसके साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। तो मैं जो यहाँ लिखवा रहा हूं, अगर आप उस तरीके से करोगे तो पक्का आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला टॉपिक रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है उसको समझेंगे। ठीक है, और ये B/W यानी बिटवीन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन का। मैंने यहाँ बिटवीन को ऐसे लिखा है, जैसे हम लोग एंड को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वैसे बिटवीन को मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है। अगर कभी लिखने जाओ तो बिटवीन को B/W मत लिख देना। ठीक है, वो बस आपको समझाने के लिए लिखा है। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लो, A एंड B। ठीक है, A एंड B से उसको डिनोट किया गया। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो। पॉजिटिव इंटीजर यानी क्या? जैसे बीच में नंबर लाइन आपने देखी है, बीच में क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स, और जीरो के राइट हैंड साइड क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स। तो आपको पॉजिटिव वाले नंबर्स ही लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर आपका कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या बोला गया है कि HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B, जब आप करोगे HCF इंटू LCM करोगे वो दो पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो आपके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे A को लिया मैंने 12 और B को मैंने ले लिया 18, ये दो हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। यस सर। जब मैं HCF निकालू 12 और 18 का, HCF ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा सर जी? 6 होगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा सर जी? 36 होगा। निकाल के आप चेक भी कर सकते हो, 36 होगा। ठीक है, 36। तो जो आपका HCF आया 12 और 18 का, ये 6, और जो आपका LCM आया 12 और 18 का, ये 36। जब आप ये 6 और 36 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके हमेशा A इंटू B के बराबर होगा। समझ में आया? जैसे HCF ऑफ AB का HCF क्या है, यानी 12 18 का HCF क्या है? 6 इंटू LCM ऑफ AB यानी LCM ऑफ 12 18 का क्या है? 12 और 18 का LCM क्या है? 36। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका A इंटू B के बराबर होगा। A इंटू B यानी 12 इंटू 18 के बराबर होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। कितना आएगा सर जी? 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18, 3 216 हो गए इधर। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो रफ में। ठीक है, 216 ही आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब जब ये वाला जो आपका फॉर्मूला है HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB हमेशा इक्वल होगा A इंटू B के। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ रटो मत फॉर्मूला को। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसको रटो मत। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना सर, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इससे हर साल बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, 1 मार्क MCQ में पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इस पर ध्यान देना है थोड़ा, बहुत ईजी चीज़ है। तो हमने समझ लिया कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM क्या होता है, दो पॉजिटिव इंटीजर का। क्या समझा हमने? A और B, दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो। ठीक है, जब आप HCF निकालोगे उन दो नंबर का, ठीक है, और LCM निकालोगे, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, किसको सर? HCF को और LCM को, तो वो आपका हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर के बराबर होगा, यानी A इंटू B के बराबर होगा। समझ में आया? ओके सर। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। अब चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर में है 2019 का। ठीक है, 2019 में जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन था, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 9 and 360 रिस्पेक्टिवली। अब ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या?
HCF हमारा पहले लिखा हुआ है, HCF पहले के लिए पहला, यानी हमारा HCF होगा 9 और दूसरा हमारा क्या लिखा हुआ है LCM, तो LCM होगा हमारा 360, बाद वाले के लिए बाद वाला, पहले के लिए पहला, बाद वाले के लिए बाद वाला, ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब, ठीक है। इफ वन नंबर इज 45 फाइंड दी अदर नंबर, आपसे बोला गया अगर एक नंबर 45 होगा तो दूसरा नंबर बताइए, ठीक है सर। ओके सर, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि मेरे से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार पॉज करके देख लीजिए, और अगर आपसे ना बने तो मैं बताने के लिए हूं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपने पॉज कर ही लिया होगा वीडियो। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका असली सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, HCF दिया गया 9, ठीक है, यानी कोई भी दो नंबर होगा, सपोज A एंड B, ठीक है, A और B वो कोई नंबर होगा, ठीक है, उसका HCF दिया गया है 9 और LCM A एंड B का आपको दिया गया है 360, ठीक है। ए बी क्या है सर, ए बी कोई दो नंबर होंगे, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। ओके सर, तो HCF आपको दिया गया 9, LCM आपको दिया गया 360, ठीक है। ओके, इफ वन नंबर इज 45, क्या बोला गया कि एक नंबर 45 है। अब एक नंबर ए और बी आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर है, सपोज ए हमारा 45 हमको दिया गया है, ठीक है, 45 हमें ये वाला दिया गया है। अब हमको दूसरा नंबर फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे सर, तो इसके ऊपर फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है सर, इसके ऊपर एक ही फॉर्मूला पड़ा है, वही आता है क्या कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB आपका बराबर होता है A इंटू B के। तो HCF ऑफ 45B क्या दिया गया आपको, HCF पहले से दिया गया है, यस सर 9 इंटू LCM आपको दिया गया है, यस सर दिया है 360, ये आपका बराबर होगा A इंटू B के। A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें दूसरा नंबर बताना है, ठीक है, एक नंबर हमको दिया गया, दूसरा नंबर बताना है। ओके सर, अब देखो B की वैल्यू कैसे निकलेगी, B को रहने दो इधर ही, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई में 45 है इसको इस साइड भेज दो, तो ये यहां मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो B की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 45, यस सर, इज इक्वल टू B, ये B की वैल्यू होगी, ठीक है। ओके, अब देखो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये 5 बार में कैंसिल हो गया 45, अब 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 72, यानी B की वैल्यू कितनी हो गई 72। Therefore हम यहां स्टेटमेंट लिख देंगे, therefore the other number is 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका आंसर राइट है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि असर्शन रीजन वाला है, क्योंकि असर्शन रीजन वाले में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है असर्शन और रीजन। देखो, असर्शन और रीजन ये दो स्टेटमेंट आपको देते हैं। असर्शन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और रीजन को आर से। क्यों सर, क्योंकि असर्शन में स्टार्टिंग वर्ड क्या है, स्टार्टिंग लेटर क्या है ए, और रीजन में स्टार्टिंग लेटर क्या है आर, ठीक है, इसलिए इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब असर्शन आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि HCF ऑफ 5 7 इज 1, यानी 5 और 7 का HCF आपको 1 दिया गया है, ठीक है। अब रीजन आर क्या है, कारण क्या है, इफ P एंड Q आर प्राइम देन HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1, यानी क्या कि 5 और 7 का HCF क्या होता है, 5 और 7 का HCF होता है सर 1। एक बार निकाल के आप देखिएगा, ठीक है, 5 और 7 का HCF आपका 1 ही आएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों 5 और 7 का HCF 1 है, क्योंकि P एंड Q अगर कोई दो प्राइम नंबर हैं, ठीक है, तो उनका HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। आप कहते हो कि 5 और 7 कोई भी अगर आप प्राइम नंबर उठा के देखो, ठीक है, कोई भी 17 19 ले लो या 13 11, ठीक है, 11 13 7 13 7 11, ठीक है, फिर आपका 19 और 23, कोई भी प्राइम नंबर उठा के देख लो, ठीक है, दो प्राइम नंबर लेना और उसका HCF हमेशा
1 ही होगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइम नंबर है, ठीक है, वो और किसी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, उसका और कोई फैक्टर ही नहीं होता, सिर्फ 1 होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो ये रीजन सही है। असर्शन क्या था कि 5 और 7 का HCF 1 होता है। और इसको पढ़ने का देखो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप असर्शन पढ़ना, HCF ऑफ 5 एंड 7 इज 1। और रीजन पढ़ने से पहले आपको क्या बोलना है? बिकॉज, ठीक है। क्यों HCF of 5 and 7 is 1? Because P and Q are prime, then HCF of P Q is equal to 1। ठीक है, आपको बीच में बिकॉज लगा देना है तो आपको पता चलेगा क्यों है। ठीक है, तो HCF of 5 और 7 का 1 क्यों है? क्योंकि P and Q दो प्राइम नंबर है और HCF हमेशा प्राइम नंबर का 1 ही होता है। ठीक है, तो ये यहां पर दोनों सही है हमारा, बोथ। अब ऑप्शन देख लेते कौन सा सही होगा। तो बोथ assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है both assertion A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of assertion A। तीसरा है assertion A is true, reason R is false। चौथा है assertion A is false and reason R is true। लेकिन हमको तो पता है ना कि assertion और reason दोनों सही है। ठीक है, assertion और reason दोनों सही है, तो इसका मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता। अब ए और बी में आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू, दोनों सही है। ठीक है, ओके सर। एंड रीजन आर, जो आपका रीजन है ना ये आर, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए का। यानी ये जो रीजन आर है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन है, यानी जो आप ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है असर्शन में, इसको ये एक्सप्लेन करता है रीजन, तो बिल्कुल करता है। यस सर, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा ऑप्शन था कि बोथ असर्शन ए एंड आर आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले क्या करना है, असर्शन वाला स्टेटमेंट पढ़ना, फिर जैसे रीजन पढ़ने जाओ उससे पहले बिकॉज लगा देना। जैसे यहाँ HCF of 5 and 7 is 1 because P and Q are prime, then HCF of P and Q is equal to 1। तो आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि हाँ सर करते कैसे इसको। ठीक है, बस आपको मतलब समझ में आ जाएगा ना, तो पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन वाई 1 4 3 7 5 6 5 5। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सर नंबर क्या है ये? इतना बड़ा नंबर क्यों दे देते हो सर, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हैं, इतना बड़ा नंबर बताओ क्या है ये? एक्सप्लेन वाई 1 4, चलो कोई नहीं, जितना आता है उतना करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन वाई 1 4 3 7 5 6 5 5 इज अ कंपोजिट नंबर। यानी क्या पूछा गया है कि मुझे बताओ कि 1 4 3 7 5 6 5 5 कंपोजिट नंबर है या नहीं, ये पूछा गया है। अब कैसे बताएंगे सर? दोस्तों, जितना आपको आता है ना उतना करो। ठीक है, मैं तो कहता हूं जितना आपको आता है बस उतना करो। ठीक है, आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना आता है उतना करो। क्या समझ में आता है इससे? कि आपको ये बताना है कि 1 4 3 7 5 6 5 5 एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। ठीक है, ये बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है? मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में ही बताया था, अगर आपको नहीं पता तो वापस बता देता हूं। देखो, कंपोजिट नंबर यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। अब ये नंबर देखो, ये नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं आप बताओ? इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? एक तो इसका फैक्टर होगा 1। ठीक है, दूसरा फैक्टर होगा क्या सर? दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर ये खुद होगा 1 4 3 7 5 6 5 5। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये खुद होगा, है ना। प्राइम नंबर भी यही होता है, एक तो 1 और एक खुद। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, उसके 2 ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, 1 एंड इटसेल्फ। वैसे ये इसके 2 फैक्टर पता चल गए। क्या कोई तीसरा फैक्टर है? यानी क्या कोई तीसरा नंबर है जो इसको डिवाइड कर दे? बिल्कुल है सर। क्या? आपको यहां लास्ट डिजिट आपको देखने को मिल रही है 5। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 है तो क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता क्या? मतलब
25 उठा के देख लो, ठीक है। 25 में लास्ट डिजिट क्या आता है, 5 आता है। अब 25 क्या 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है। कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है, सपोज 355, 465, ठीक है, 595, ठीक है, 11,095, ठीक है। तो जिसका लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट अगर 5 है तो वो नंबर पक्के से 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल श्योर 100% वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये नंबर 5 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, एक 1 हो गया, एक 5 हो गया और ये तीसरा हो गया। तो मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ में आया? तो बस इस चीज को आपको बस स्टेटमेंट में लिख देना है कि बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर यानी कौन कौन, एक 1 है, एक 1 4 3 7 5 6 5 5 है और तीसरा 5 है, इसीलिए क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर है इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स। अब ये क्या होता है सर? प्राइम नंबर तो सर क्लास 6th 5th 4th कब से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइम नंबर तो पता ही होगा, ठीक है। और मैंने पार्ट 1 में भी आपको बता ही दिया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। मेन है को प्राइम नंबर, ये भी पढ़ाया गया है 6 7 8 में, पर मैं आपको दोबारा से इस चीज को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ओके ओके। कौन कौन से वो 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसे नंबर जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, और वो 2 फैक्टर कौन से, एक तो 1 और एक खुद। जैसे 5 के कौन कौन से फैक्टर है, एक है 1 और एक खुद है 5, इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं है। आप दूसरे चाहे तो और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। अब देखो को प्राइम नंबर यानी क्या, ये मेन है। को प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर, ठीक है, 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। 2 numbers having common factor as 1, यानी 2 ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर होता है, यानी 2 प्राइम नंबर को अगर आप लोगे तो वो हमेशा को प्राइम नंबर होगा। अब देखो एक बार इसको टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने 2 प्राइम नंबर लिए, जैसे मैंने लिया 2 और 3, ठीक है। 2 का एक फैक्टर होता है 1, 2 का एक फैक्टर होता है 2, 3 का एक फैक्टर होता है 1, 3 का एक फैक्टर होता है 3। अब दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में आपका 1 1 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर इसमें 1 है, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर होगा। कौन को प्राइम नंबर होगा, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 आपका को प्राइम नंबर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई 2 प्राइम नंबर लिया, 2 प्राइम नंबर में कोई भी ले सकता, 5 और 7 लिया मैंने। 5 का एक फैक्टर होता है 1, 5 का एक फैक्टर होता है 5, 7 का एक फैक्टर होता है 1, 7 का एक फैक्टर होता है खुद 7। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 7 है, दोनों में 1 1 दिख रहा है कॉमन, यस सर। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। इसका मतलब 5 और 7 आपका क्या है सर जी, 5 और 7 को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब ये तो हो गई प्राइम नंबर वाली बात, यानी अगर आप किसी भी 2 प्राइम नंबर को ले लो, किसी भी 2 प्राइम नंबर को ले लो, उसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्राइम नंबर के अलावा अगर हम कोई दूसरा नंबर ले तो क्या उसके कॉमन फैक्टर 1 हो सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने लिया 4 और 9, 4 और 9 ये 2 नंबर लिए। अब मुझे आप बताइए कि 4 क्या है, प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। 9 है? नहीं, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होता है इसलिए। अब देखो 4 और 9 हमको पता है कि प्राइम नंबर नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या इनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो देखिए सबसे पहले 4 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 4 का करेंगे तो 4 का एक फैक्टर 1, 4 का एक फैक्टर है 2, 4 का एक फैक्टर है 4, ठीक है।
अब 9 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 3 और एक फैक्टर है आपका खुद 9। यस सर, ओके। अब देखो यहां है 124, यहां है 139, दोनों में कॉमन क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है सर 1, दोनों में 1 1 आपको दोनों में दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। ठीक है, तो हमारा 4 और 9 ये दोनों क्या होगा? ये दोनों भी को प्राइम नंबर होगा। हालांकि वो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो को प्राइम है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर है तो ही वो को प्राइम होगा। ठीक है, वो तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी आप कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है, उनका फैक्टराइजेशन करो और देखो कि 1 कॉमन फैक्टर आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो वो नंबर को प्राइम होगा। सिंपल सी बात, समझ में आया? तो चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे? इफ n is an even prime number then 2 into 6 raised to the power n plus 5 raised to the power n ends with। अब इस पे गौर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर पता है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर सर 2 3 5 7 11 13 19 एक्सेट्रा। ठीक है, ये चलते ही जाता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से सबसे पहले लिख लो। प्राइम नंबर हैं आपके 2 3 5 7 11 13 19 23 और ये चलते जाता है आगे। ठीक है, ये आगे चलते जाता है। अब इसमें देखो, इसमें कोई भी इवन है क्या? इसमें इवन यानी क्या? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। इनमें आपको कोई दिख रहा है जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए? बिल्कुल दिख रहा है सर, पहला ही नंबर। ठीक है, 2। और ये इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 2 ही सिर्फ एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। क्या? वापस बोलो सर, 2 एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, यानी इसके अलावा और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, सिर्फ 2 ही एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है। तो कभी भी इवन प्राइम नंबर से क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? 2। ठीक है, अब देखो, इफ n इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर यानी क्या? n की वैल्यू हमको दी है 2। ठीक है, n बोल दिया गया है, इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर यानी n की वैल्यू क्या है? हमारे पास 2 है। अब देखो, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? देन 2 इंटू 6 रेज टू द पावर n प्लस 5 रेज टू द पावर n। ठीक है, यानी क्या? 2 इंटू 6 रेज टू द पावर n, n यानी 2 प्लस 5 रेज टू द पावर n यानी 2। ठीक है, सबसे पहले इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 2 है, 2 का 2 लिखा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ओके, अब देखो, 2 इंटू 36 प्लस 25 क्या होता है? 51। ठीक है, 2 इंटू 51। ठीक है, 2 इंटू 51। अब 2 इंटू 51 क्या होता है? 102। 102 हुआ। ओके सर, अब आपसे पूछा गया है कि इसकी जो वैल्यू आई वो एंड्स विथ, किससे एंड होगी? एंड विथ का मतलब क्या? कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? एंड होना, ये जो आपका नंबर आया वो किस नंबर से एंड हो रहा है? इसका लास्ट डिजिट क्या है? इसका यूनिट डिजिट क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी है, 2। ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर को किस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं रियल नंबर्स के, वो समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं जो हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर, उसको अच्छे से समझते हैं कि वो है क्या, रियल नंबर्स। ठीक है, अभी तक जो हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे थे वो फालतू नहीं थी। ठीक है, वो काम वाली थी। ऐसा मत सोचना कि सर इतना देर से जो पका रहे थे वो फालतू थी, ऐसा फालतू नहीं थी, काम वाली चीज़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दी गई है। ठीक है, अब मेन जो मुद्दा है, मेन जो टॉपिक है वो आपका है रियल नंबर। रियल नंबर
क्या है सर, रियल नंबर दो पार्ट में बटे हुए। रियल नंबर हम किसे कहते हैं, जो रैशनल नंबर है उसे भी रियल नंबर कहा जाता है, जो इररेशनल नंबर है उन्हें भी हम रियल नंबर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर भी तीन टाइप के होते हैं सर जी, एक नेचुरल होता है, एक होल होता है, तीसरा इंटीजर्स होता है। नेचुरल नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर आपके हैं 1 से जो स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर यानी क्या, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं। अब जो इंटीजर है वो आपका नेगेटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव यानी नेगेटिव के इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और चलता जाता है, -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 और आगे इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर्स। हमने समझ लिया नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है, होल नंबर यानी जो 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है, इंटीजर यानी जो नेगेटिव के इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और -3 -2 -1 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाता है, उसे हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं n से। किससे सर जी, n से। होल नंबर्स को करते हैं w से और इंटीजर्स को करते हैं z से। सर नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, इतना तो समझ में आता है, पर इंटीजर्स को z से क्यों डिनोट करते हैं, i से क्यों नहीं करते? तो देखो ये जो इंटीजर है ना, ये आया है आपका ग्रीक वर्ड से, जिसको हम लोग इसको जेनन कहते हैं। ठीक है, जेलन कहते हैं शायद इसको। इंटीजर को ग्रीक देश में जेलन कहा जाता है और वहीं से आया है ये जेड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या इसका सिंबल है, किससे इसको डिनोट करते हैं, इंपॉर्टेंट ये आपको नंबर समझ में आने चाहिए। ठीक है, अब चलिए, ये तो था हमारा रेशनल नंबर के ऊपर, फिर आता है इरेशनल नंबर। इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर के टाइप्स हम समझ चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब रेशनल नंबर को और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी तो इसके टाइप्स सब समझे कि रेशनल नंबर के क्या क्या टाइप्स है, अब रेशनल नंबर समझेंगे होता क्या है रेशनल नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, सब समझते हैं। अगला टॉपिक हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है कि अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, जहां पर p और q दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हो, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो और p और q दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए। तीसरी चीज क्या कि q आपका 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। क्या समझा रैशनल नंबर से आपने कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर यानी q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी ले लो, ठीक है, 0 के अलावा नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, कोई नंबर ले लो, लेकिन दुश्मनी सिर्फ 0 से है। ठीक है, 0 मत लेना बस। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 100/11। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 100 आपका इंटीजर है, 11 भी आपका इंटीजर है। ठीक है, p/q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है और आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। डिनोमिनेटर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है, 11 है, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है सर, ओके सर। अब देखो 3/2 भी होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं है। ठीक है, 4/-2 ये भी होगा। वैसे तो ये कट जाएगा, लेकिन ये भी होगा रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सर 0 नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताना आप, क्या ये रैशनल नंबर है 2? तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 2 कैसे रैशनल नंबर होगा। 2 भी रैशनल नंबर होगा। कैसे? क्योंकि आप 2 को 2/1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 2/1 हो गया, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया, और q आपका देख सकते हो आपकी 0 नहीं है, क्या है, 1 है। q आपका 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताना, ठीक है, आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या 0 रैशनल नंबर है? तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 0 रैशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन
जो लोग ऐसा बोल रहे कि सर जीरो रैशनल नंबर नहीं होगा, तो वो तो गलत है। क्यों, मैं बताता हूं। देखो जीरो कैसे रैशनल नंबर होगा, जीरो को आप लोग 0.1 लिख सकते हो। समझ में आया मैंने क्या किया, जीरो को मैं 0.1 लिख सकता हूं। ठीक है, आपका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर जीरो हो चलेगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा 0.1। ठीक है, अब देखो आप यहां पर देख सकते हो कि 100 डिवाइड बाई 11, 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा, है ना, आंसर डेसिमल में आएगा। तो अब समझते हैं कि डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने समझ लिया कि रैशनल नंबर क्या होता है, आप समझते हैं कि डेसिमल एक्सपांशन के कितने टाइप होते हैं, कैसे डेसिमल एक्सपांशन होता है। ठीक है, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं डेसिमल एक्सपांशन। तो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं 3 टाइप्स के, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये है क्या चीज वो समझते हैं। तो देखिए टर्मिनेटिंग क्या, जैसे 3.5, ठीक है, 4.7, ठीक है, 2.35, ये सब क्या है कि यहां तक आने के बाद ये खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, इसके आगे और नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यानी क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी 4.1111 डॉट 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 डॉट, अब ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, जैसे 3.592222 डॉट 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 डॉट, यानी ये 2222 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये को क्या है आपके नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये कभी एंड नहीं होंगे और रिपीट होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। समझ में आया? ठीक है सर। अब क्या है तीसरा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी जो एंड भी ना हो और जो रिपीट भी ना हो। जैसे मैंने बोला 1.23789258 डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे 3.8972564312 डॉट 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 डॉट, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यानी आप देख सकते हो यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार यहां टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो ये जो आपका टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है और ये जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला पार्ट है, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों आपके होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों होते हैं आपके रैशनल नंबर। कौन दोनों, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला। ये जितने भी आते हैं ना इसके अंदर, ये सब के सब आपके रैशनल नंबर्स होंगे। अब ये जो तीसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होता है आपका इर्रेशनल। क्या होता है सर जी? इर्रेशनल। ये होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। जो आपका टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला, वो आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। और जो आपका तीसरा ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो आपका इर्रेशनल नंबर कहलाता है। अब ये तो सर पता चल गया कि रैशनल नंबर क्या होता है, लेकिन अभी तक इर्रेशनल के ऊपर हम लोग नहीं गए हैं। ठीक है, उतना हमने इर्रेशनल नंबर समझा नहीं है, लेकिन इतना आपको मोटा मोटा आइडिया आ गया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो भी नंबर होता है वो आपका हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ओके। तो ये हमने समझ लिया कि डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट क्यूब क्या होता है, क्योंकि आगे उसका काम आने वाला है इसलिए। ठीक है, तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब क्या होता है वो समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी ऐसे नंबर जो दूसरे नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, यानी जैसे मैंने बोला 1, ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25,
और आगे बहुत सारे ऐसे आपको परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिलेंगे। अब मैंने कैसे पता लगाया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? देखो, मैंने ऐसे पता लगाया कि 1 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, 3 किसका स्क्वायर होता है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही 6 का स्क्वायर होगा 36, तो 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये सारे नंबर क्या हैं? किसी नंबर के स्क्वायर हैं, किसी नंबर के स्क्वायर। जैसे 9 आपका 3 का स्क्वायर है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, 25 आपका 5 का स्क्वायर है। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आया? ठीक है सर। अब देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? जैसे मुझे बताना है √9, तो √9 मतलब क्या? √9 अगर आप ये चाहते हैं अंडर रूट हटाना, तो सबसे पहले क्या करना होगा? 9 लिख के 9⁻⁴ ठीक है, इसका मतलब ये होता है अंडर रूट अगर हो, इसका मतलब क्या होता है कि उस नंबर की पावर 1/2 है। समझ में आया? ठीक है, अब समझते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब भी परफेक्ट स्क्वायर की तरह है, बस इसमें क्यूब आ जाएगा। जैसे 1, 8, 27, ठीक है, 64, 125 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो 1 जो है आपका वो 1 का क्यूब होता है, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। ठीक है, सपोज करो 8 है आपका, 8 परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि वो किसी नंबर का क्यूब है। ठीक है, 64 एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि वो किसी नंबर का क्यूब है। 125 एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि वो किसी नंबर का क्यूब है। ठीक है, वो किसी नंबर का क्यूब है, इसलिए वो परफेक्ट क्यूब है। अब 1 और 4 के बीच में क्या आता है? 2 और 3 आता है, लेकिन वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर यही होंगे 1 4 और 9 के बीच में भी बहुत सारे नंबर आते हैं, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब परफेक्ट क्यूब में देखो 1 और 8 के बीच में कितने सारे नंबर आते हैं, लेकिन वो परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। ठीक है, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसे इसको हम लोग अंडर रूट से डिनोट करते हैं, तो अंडर रूट का मतलब क्या? कि वो नंबर की पावर 1/2 होनी चाहिए। ठीक है, अब क्यूब रूट का मतलब क्या? क्यूब रूट ऑफ 8 जैसे मैंने बोला, तो क्यूब रूट का मतलब क्या? कि 8 की पावर 1/3। समझे? क्यूब रूट में 1/3 होता है, स्क्वायर रूट में या अंडर रूट में 1/2 होता है पावर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर, और वहां पर इस चीज का यूज होने वाला, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब का यूज होने वाला, इसलिए मैंने आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है ताकि आपको वहां दिक्कत ना हो। तो चलिए अब समझते हैं एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन से एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर के। तो इर्रेशनल नंबर का यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीन टाइप दिया है। ठीक है, तीनों टाइप जो भी दिए गए हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, टाइप 1 क्या है सर जी? टाइप नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये है टाइप 1। ये हमने डेसिमल एक्सपांशन में ही देखा था ना कि जो टर्मिनेट हो जाए और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो वही हमारे टाइप 1 है। ठीक है, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स के अंदर काउंट हो जाते हैं। ठीक है, टाइप 2 क्या है? इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन √m इज इर्रेशनल। यानी क्या कि मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 1 4, ठीक है, 9 16 25, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। अब इनके अलावा क्या क्या है? 2 है, 3 है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ठीक है, यहां क्या बोला गया? m एक पॉजिटिव इंटीजर है, इतना तो पता है। ठीक है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, 4 होता है, लेकिन यहां बोला गया है m कोई भी नंबर ले लो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग ले लेते हैं सपोज 3। ठीक है, वैसे तो 2 भी होता है लेकिन हम लोग लेते हैं 3। चलो एग्जाम्पल, ठीक है, √3। तो ये जो √3 होगा आपका वो हमेशा इर्रेशनल होगा। √3 हो गया, √2 हो गया,
√5 हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपके इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे और एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे नंबर आपको मिलेंगे जो कि इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब टाइप 3 क्या है, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब यहां पर था परफेक्ट स्क्वायर, यहां पर आ गया परफेक्ट क्यूब, ठीक है। देन क्यूब रूट ऑफ m इज इर्रेशनल, यानी m कोई भी मान लो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब कौन कौन सा था, 1 था, 8 था, 27 था, फिर आपका 64 था, फिर 125 था। तो ये सब आपके परफेक्ट क्यूब थे। अब परफेक्ट क्यूब बोला गया है कि नहीं होने चाहिए, m आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं होता है, आप कोई सा भी ले सकते हो, 1 और 8 के बीच आप कोई भी उठा लो। जैसे हमने लिया क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 6 एक्सेट्रा। ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सब के सब आपके हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? तो ये 3 टाइप के होते हैं इर्रेशनल नंबर। टाइप 1 हमने समझा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, हमेशा हमेशा इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। दूसरा हमने समझा कि m अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है और m आपका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है तो √m जो होगा वो इर्रेशनल होगा। तीसरा टाइप हमने देखा कि m अगर पॉजिटिव इंटीजर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं यानी वो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, आपका 16 भी हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर है। तो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है कि परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। तो क्यूब रूट ऑफ m, जो क्यूब रूट ऑफ m आएगा वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे जो कि होगी हमारी पार्ट नंबर 4, और उसमें आपको बता देता हूं मैं क्या क्या बताने वाला हूं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ जो है, रैशनल नंबर को, इर्रेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करते हैं। सॉरी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अब अगले पार्ट नंबर 4 में हम लोग समझेंगे कि प्रूफ कैसे करते हैं इर्रेशनल नंबर्स को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, ठीक है, और मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।